सुभाषिकम, आज हमारे पास है ओकिनावा का ओकी 90 मॉडल। तो इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर 16 इंच का टायर लगा हुआ है, जो कि अभी किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर नहीं आता है। आप इसका टायर साइज देखिए, अच्छा खासा बड़ा टायर साइज में लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ी है ये गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ओकिनावा से मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, इसकी फिनिश जो है वो वाकई में अच्छी दी हुई है। ये दोनों टायर 16 इंच के दिए हुए हैं और दोनों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये ओकिनावा ओकी 90 की चाबी है और इसके साथ 2 रिमोट कंट्रोल भी आते हैं। अगर ये रिमोट कंट्रोल को आपने 20 मीटर के दायरे के अंदर रखा है तो ये बिना चाबी के भी स्टार्ट हो सकती है और बंद हो सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि लगती कहाँ पर है। ये देखिए, ये यहाँ पे लगती है। ये इसका डिज़ाइन अच्छा कर दिया हुआ है कंपनी ने। इसको मैंने स्टार्ट करा, अब यहाँ पे ये इसका मीटर है पूरा, यहाँ पे शो करता है कि आपकी जो गाड़ी की बैटरी है वो कितने % चार्ज है। इसमें परसेंटेज नहीं आता है, इसके अंदर बार्स बने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 बार बने होते हैं। यहाँ पे आपका स्पीड आता है, यहाँ पे आपका ओडोमीटर आता है। यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर 2 मोड दिए हुए हैं। पहला जो मोड है वो इको मोड है, तो ये इको मोड पे आप लाएगी तो ये यहाँ पे शो करेगा। वो जब आप इसको स्पोर्ट्स पे कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ पे ये गाड़ी शो करेगा कि आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड के ऊपर चल रही है। तो मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है। इंडिया में एवरेज हाइट यही साइज़ होती है। तो मेरे दोनों पैर गाड़ी पे आराम से आ रहे हैं। जिन भी लोगों को डाउट है कि इनकी हाइट छोटी है, उनसे गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, गाड़ी उनसे इजीली चल जाएगी। तो इसका जो आगे का स्पेस है वो बाकी गाड़ी के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो इसमें आगे यहाँ पर एक छोटा सा बूट स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे अपना मोबाइल कुछ भी सामान रख सकते हो। USB चार्जर इस पर नहीं दिया हुआ है, वो डिग्गी के अंदर लगा है। यहाँ पे सिर्फ छोटा मोटा सामान रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे अगर देखें तो अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी में सामान रखने के लिए आगे तो कुछ लटकाने के लिए 2 जगह पे चीज़ दी हुई है। बाकी दोनों दूसरी गाड़ियों के अंदर एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। इसकी साइड स्टैंड की क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी है और ये सबसे अच्छी बात है, इस गाड़ी के अंदर मेन स्टैंड भी दिया हुआ है। बाकी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखें, जैसे एथर की गाड़ी देखेंगे, ओला देखेंगे, तो उसके अंदर मेन स्टैंड नहीं दिया होता, पर इस गाड़ी के अंदर मेन स्टैंड भी दिया हुआ है। ये देखिए, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी में 3.8 किलोवाट का IP65 रेटेड मोटर दिया हुआ है और ये जो गाड़ी है वो बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के साथ आती है। इसके अंदर हब मोटर नहीं दी हुई। इसकी जो मोटर है वो यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे जो है इसके अंदर बेल्ट लगा हुआ है। ओकिनावा की जो दूसरी गाड़ी आती है उसमें हब मोटर दिया होता है, मतलब उसके अंदर पहिए के अंदर ही मोटर लगी होती है। जैसे ओकिनावा का प्रेस प्रो गाड़ी आती है उसमें हब मोटर लगी होती है, पर इस गाड़ी के अंदर बेल्ट ड्राइव सिस्टम दिया हुआ है और ये ओकिनावा की पहली गाड़ी है जिसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम आता है। इसकी जो मोटर है उसकी जो वारंटी है वो 3 साल या 30,000 किलोमीटर से। तो इस गाड़ी की जो बैटरी है वो इसकी बूट स्पेस में लगती है और उसका जो बूट स्पेस है वो यहाँ से ओपन होता है। ये मैंने इसका बूट स्पेस ओपन कर दिया है। इसके अंदर 40 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पे इसमें मोबाइल चार्जिंग USB पोर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ से इसकी लाइट जल जाती है, तो अगर आप अंधेरे में हैं तो आपका सामान आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो। अब इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पे लगती है, ये इसकी बैटरी लगी हुई है। इसकी जो बैटरी है वो रिमूवेबल बैटरी है, आप इसको निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। सो इसको बैटरी को निकाल के चार्ज करने के लिए यहाँ पे इसकी MC भी लगी है, उसको आपको बंद करना होगा। ये वाला जो प्लग है इसको आपको दबा के इसको बाहर खींचना होगा, ये आपको भर जाए। इसकी बैटरी जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये इसकी बैटरी है। इसकी जो बैटरी है वो रिमूवेबल बैटरी है, मतलब आप उसको निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, पर इसकी जो बैटरी है वो अच्छी खासी हैवी बैटरी है। हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो 3rd या 4th फ्लोर पे इसकी बैटरी को लेके जाए। तो मेरी एडवाइस है कि आप इसकी बैटरी को लगे चार्ज होने दो, क्योंकि आप इसकी बैटरी अगर गाड़ी के अंदर लगी रहेगी तब भी गाड़ी चार्ज हो सकती है। तो ये इस गाड़ी का पोर्टेबल चार्जर है। इसका जो चार्जर है वो किसी भी सॉकेट में लग जाएगा, जहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज करते हो वहीं इसको इजीली चार्ज कर सकते हो। और ये जो चार्जिंग सॉकेट है, ये अगर आप गाड़ी में बैटरी लगे चार्ज करोगे तो ये जो सॉकेट है ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ये यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है इसको प्लग को आपको दबाना होगा और ये यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये अब इसको सॉकेट को लगाने के बाद ये सॉकेट जो है आपको अपने चार्जर पे लगाना होगा। तो इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगेगा और 4 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। इसका जो वायर है वो 2 मीटर करीब का वायर है इसके अंदर। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कितना देती है? तो इकोनॉमी मोड पे अगर आप इस गाड़ी को आराम से चलाओगे तो इजीली आपको 120 से 125 किलोमीटर की रेंज आपको सिंगल चार्ज में इजीली दे देगी। अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड के ऊपर चलाओगे तो 80 से 90 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। तो ये वीडियो हम भोपाल मध्य प्रदेश में शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओकी 90 का प्राइस है वो 1,48,000 अप्रॉक्स है ऑन रोड प्राइस, और यहाँ पे स्टेट सब्सिडी नहीं है MP में। पर यही गाड़ी को अगर आप दिल्ली में, राजस्थान में या गुजरात में परचेज करते हो तो वहाँ पे स्टेट सब्सिडी भी है, तो वहाँ पे ये गाड़ी आपको और सस्ती पड़ सकती है। अब जो इसका प्राइस है 1,48,000 जो ऑन रोड प्राइस है इसका भोपाल में, वो सेंट्रल सब्सिडी माइनस करने के बाद है। इस गाड़ी के ऊपर सेंट्रल सब्सिडी जो है वो 54,000 की है। तो
तो सेंट्रल सब्सिडी जो होती है वो आपको पेमेंट नहीं करना होता, वो आपको बिल में से माइनस करके आपको ऑलरेडी पास ऑन करी जाती है। स्टेट सब्सिडी जो होती है वो आपके अकाउंट में आती है 3 महीने के बाद में। आप समझिए, सेंट्रल सब्सिडी जो होती है वो आपको पेमेंट नहीं करनी होती, वो आपको बिल में से ऑलरेडी माइनस करके ही दिखाया जाता है। आपके अकाउंट में जो वापस आती है वो स्टेट सब्सिडी आती है। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी को अगर मैं भोपाल में लूँगा तो मुझे 1,48,000 रुपये अप्रॉक्स पे करने होंगे और मेरे अकाउंट में वापस कुछ नहीं आएगा। इसमें सेंट्रल सब्सिडी 54,000 की ऑलरेडी माइनस है, वो मुझसे लिया नहीं गया है। सेम गाड़ी को अगर मैं दिल्ली में परचेज करूंगा तो वहाँ पे मेरे को स्टेट सब्सिडी जो है वो मेरे अकाउंट में वापस आएगी 3 महीने के बाद में। आइए आप मैं इस गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी आती है, क्योंकि इसके अंदर हब मोटर नहीं है। ये गाड़ी हल्की सी आवाज़ करेगी, क्योंकि जो बेल्ट में सिस्टम गाड़ी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो हल्की सी आवाज़ करती हैं। तो इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, आपको ब्रेक को प्रेस करके यहाँ पे इसको स्टार्ट करना होगा और ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए ये इस गाड़ी की ओरिजिनल स्पीड है, ये इस गाड़ी का ओरिजिनल साउंड है जो आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है इस गाड़ी को लेके। देखिए ओकिनावा OK90 मुझे गाड़ी बढ़िया लगी, चलाने में मुझे अच्छी लगी, इसकी रेंज भी ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है वो ओवर प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो और कम होना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास ओला और एथर 450 प्लस और TVS iQube जैसे अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो ये गाड़ी उनसे तो ज़्यादा बेटर नहीं। देखिए प्राइस जो होता है वो हर स्टेट में डिफरेंट होता है, क्योंकि रोड टैक्स और सब्सिडी की वजह से। जैसे मान लीजिए आप ये गाड़ी MP में लेते हो तो आपको रोड टैक्स भी पे करना होगा और आपको स्टेट सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, तो ये गाड़ी आपको महंगी पड़ेगी। पर यही गाड़ी को अगर आप दिल्ली में परचेज करोगे तो वहाँ पर रोड टैक्स नहीं है और आपको स्टेट सब्सिडी भी मिलती है, तो ये वहाँ पर ये गाड़ी आपको सस्ती पड़ेगी। ऐसे ही दूसरे राज्यों में भी जहाँ स्टेट सब्सिडी नहीं होगी, रोड टैक्स होगा, वहाँ ये गाड़ी महंगी होगी।